सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिसका कि एग्ज़ाम होने वाला है 29 सितंबर को, तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। ऐसे में आप लोगों के लिए शुभकामनाएं रखूँगा। दोस्तों, जैसा कि हम विभिन्न प्रकार की वीडियो सीरीज़ में अपना अध्ययन कर रहे हैं, इससे पहले हमने चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर भी लगभग 6-7 वीडियो बना चुका हूं और सामाजिक अध्ययन के अंदर भी आज ये मेरी 5वीं वीडियो है दोस्तों। तो आप लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, ऐसे में अपेक्षा रखता हूं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो क्वेश्चनों का मैं भंडार लेकर के आया हूं, ये विशेषकर इतिहास सब्जेक्ट से हैं दोस्तों, और ये मैंने लिए हैं एनसीईआरटी की किताबों से। तो वहाँ से लगभग आपके सामने क्वेश्चन जरूर ही आएंगे। ये कक्षा 8 की किताब से मैंने कुछ क्वेश्चनों का सृजन किया हुआ है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर को। पहला क्वेश्चन है, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। ठीक है, तो अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में हमें कौन सा विषय बताता है? यहाँ पर है इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र या विज्ञान। तो अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में हमें जो बताता है दोस्तों, वो बताता है आपका इतिहास बताता है वो, क्योंकि इतिहास सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो ये चीज़ रख लीजिएगा कि टीईटी में आ सकता है कि अलग अलग समय में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में हमें कौन सा विषय बताता है, तो आपका इतिहास बताता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? तो जेम्स रेने को, जेम्स मिल को, कैप्टन हॉकिंस को या रॉबर्ट लिस्टन को। तो दोस्तों, जो लॉर्ड क्लाइव था उसने भारत के नक्शे बनाने की जो जिम्मेदारी सौंपी थी वो सौंपी थी जेम्स रेने को। याद रखेंगे, जेम्स रेने। ठीक है ना, जेम्स रेने को उन्होंने भारत के नक्शा, विशेषकर बंगाल वाले क्षेत्र का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो जेम्स रेने का नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। दोस्तों, अब ये स्थित है की बात कर रहा है, तो याद रखेंगे क्योंकि जो अंग्रेजों ने स्थापित किया था वो उस समय कलकत्ता में था। 1891 ईस्वी में भारतीय अभिलेखागार की स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन जैसे 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से परिवर्तित होकर के दिल्ली आई, तो भारतीय अभिलेखागार भी कहाँ आ गया है? दिल्ली आ गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है यानी कि वर्तमान में। तो वर्तमान में ये है आपका नई दिल्ली में, लेकिन कहाँ पर स्थापित किया था? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो तब आप कलकत्ता के साथ जाओगे दोस्तों। स्टार्टिंग में कलकत्ता में था ये। ठीक है, लेकिन जैसे 1911 में भारत की राजधानी परिवर्तित हुई तो ये नई दिल्ली में आ गया है और वर्तमान में भी यहीं पर है। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है नई दिल्ली में। और स्थापित कहाँ किया गया था? तो आप कहेंगे कलकत्ता में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन है जेम्स मिल का, रॉबर्ट क्लाइव का, जेम्स रेनले का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन है दोस्तों जेम्स मिल का। दोस्तों याद रखेंगे, जेम्स मिल का कथन है ये। लॉर्ड क्लाइव के टाइम पर ये भी भारत आए थे दोस्तों। ठीक है, जेम्स मिल ने ही कहा था कि ब्रिटिश शासक के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा दोस्तों। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो सभी को आता है लगभग। ठीक है, इसमें है अल्मेडा, वास्को डी गामा, कोलंबस या अल्फांसो डी अल्बुवर्क। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1498 ईस्वी में भारत की खोज हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी? 1498 ईस्वी में पहला जो पुर्तगाली था यानी कि यूरोपियन था, वो जल मार्ग द्वारा भारत की खोज की थी और वो व्यक्ति था पुर्तगाल का वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज 1498 ईस्वी में की थी दोस्तों। तो कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन और ये लगभग सभी लोगों को ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी ये भी हम सभी को पता है।
ऑप्शन है यहाँ पर 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में या 1615 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपका 1600 ईस्वी में दोस्तों, याद रखेंगे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों। क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, उनकी किताबों से लिए हैं मैंने ये क्वेश्चन, तो आप लोग थोड़ा से ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1935 के चुनावों के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे। तो जो 1935 के जो चुनाव हुए थे उनमें से 11 प्रांतों में से 9 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी दोस्तों, लेकिन 2 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। तो वो 2 कौन से गैर कांग्रेसी प्रांत कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है बंगाल तथा पंजाब, असम और केरल, ठीक है, बंगाल और असम या केरल, ठीक है ना, यहाँ पर दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बता दूं मैं कि 1935 के जो चुनाव हुए थे उनमें से सिर्फ 2 प्रांत ऐसे थे जहां पर गैर कांग्रेसी मंत्री थे, तो वो थे आपका बंगाल और पंजाब में नहीं थे दोस्तों। बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्री बने दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? ठीक है ना, दोहरा शासन यानी कि, ठीक है। तो बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। अगर आप इतिहास विषय की प्ले लिस्ट को खोलते हैं तो वहां पर बंगाल में द्वैध शासन आएगा और यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग ने, मीर जाफर ने, रॉबर्ट क्लाइव ने या कॉर्नवालिस ने। तो दोस्तों बंगाल में जो द्वैध शासन की जो नींव रखी थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी, ठीक है ना। और ये 1765 ईस्वी में जब इलाहाबाद की संधि हो गई थी तो उसके बाद से बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया गया था, जिससे कि बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने हटा दिया था दोस्तों, ठीक है, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर बन के आएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे हटा दिया था, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग कि बंगाल में द्वैध शासन किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था दोस्तों, ठीक है, और हटाया किसने था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था, ठीक है। तो सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों जो सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों, याद रखेंगे। और इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के बनाए थे, जिसमें राजा रानी खड़े थे और अन्य प्रजा उसमें नीचे बैठ करके दिखाई गई है। तो राजा रानी प्रकार के सिक्के बनाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। और अगर ये कहा जाता है कि सिक्के ये चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो वो था दोस्तों आपका रामगुप्त, याद रखेंगे रामगुप्त। ये समुद्रगुप्त का क्या था, समुद्रगुप्त का लड़का था और चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था दोस्तों। तो रामगुप्त एक प्रसिद्ध शासक भी रहा, ठीक है, गुप्त वंश का। तो इसने रामगुप्त ने सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए थे दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर सिक्के कह रहा है कि सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आपको पता है दोस्तों 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और भारत की 3 सेनाओं यानी कि बंगाल, अवध और मुगल जो सेना थी, ये तीनों मिक्स रूप से लड़ी थी। और अंग्रेजों का जो सेनापति था वो कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम वेंटिक या कैप्टन मुनरो। तो दोस्तों जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था आपका कैप्टन मुनरो ने, ठीक है ना। और बंगाल का नवाब था उसमें मीर जाफर, ठीक है ना, सॉरी मीर कासिम। और अवध का नवाब था आपका सुजाउदौला करके था कुछ, आप देख लेना, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। और मुगल सेना का जो वो था राजा था तो वो शाह आलम द्वितीय था दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि 1764 ईस्वी का युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो कैप्टन मुनरो ने किया था दोस्तों। आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और यही निर्णायक युद्ध थे जहां से कि हम अंग्रेजों के क्या बन गए थे, गुलाम बन गए थे दोस्तों। तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध था वो रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन है यहाँ पर सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम। तो दोस्तों ये हुआ था आपका सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था, याद रखेंगे सिराजुद्दौला और मीर
रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था 1757 का प्लासी का युद्ध दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा? तो कैप्टन हॉकिंस, जेम्स मुनरो, लॉर्ड क्लाइव या जेम्स रेलन को? ठीक है, तो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने राजदूत बनाकर किसे जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो वो था आपका कैप्टन हॉकिंस दोस्तों। ठीक है, 1608 ईस्वी में इसने हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था दोस्तों, याद रखेंगे। क्योंकि जेम्स जो ये कैप्टन हॉकिंस था, ये थोड़ा से अरबी और फारसी भाषाओं का ज्ञाता भी था, तो इसलिए इसको राजदूत बनाकर भेजा गया कि यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति मांगी गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी? ठीक है, विलय की नीति कहें या फिर राज्य हड़प की नीति कहें। ठीक है, तो ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक या वेलेजली। तो दोस्तों विलय की जो नीति जो देन थी वो थी डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी की देन थी। और आपको पता होना चाहिए कि 1854 में इन्होंने सभी राज्यों का विलय कर लिया था अंग्रेजी शासन में। ठीक है ना, तो विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ये पता होना चाहिए हम सभी को, 1917 में। और नील की जो खेती होती थी, जिसे कि अंग्रेज सीधा यहाँ से अपने देश ले जाते थे और वहाँ पर रंगाई का काम करते थे उससे, तो भारतीय नील बहुत फेमस था उस समय। तो नील बागान के जो मालिकों के विरुद्ध जो चंपारण में आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने, ये चंपारण किस राज्य में है? ठीक है, तो बम्बई, उत्तर प्रदेश, बंगाल या बिहार? तो दोस्तों नील जो चंपारण जो स्थान है वो है आपका बिहार राज्य में, याद रखेंगे, बिहार राज्य में। और चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है? यानी कि भारत की जो पहली चाय कंपनी है वो किस नाम से जानी जाती है? ब्रुक बॉन्ड कंपनी, कैप्टन चाय कंपनी, असम चाय कंपनी या टाटा चाय कंपनी? तो दोस्तों जो भारत की पहली चाय कंपनी थी वो थी असम चाय कंपनी के नाम से जानी जाती है। असम चाय कंपनी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? तो यूरोपियन देशों में अभी बता भी चुका हूं मैं कि कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था। तो इसके लिए किया जाता था भारतीय नील दोस्तों, याद रखेंगे, भारतीय नील को कपड़ों की रंगाई के लिए प्रयोग में लाया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार हैं? तो नील दर्पण भी उसी पर नील किसानों के ऊपर बना है दोस्तों। तो नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार हैं विश्वबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र या मुंशी प्रेमचंद? तो नील दर्पण लिखा है दीनबंधु मित्र ने दोस्तों, याद रखेंगे, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो धन संग्रह का, धन की निकासी का, आर्थिक शोषण का, इनमें से कोई नहीं। तो दादा भाई जो नौरोजी थे उन्होंने जो सिद्धांत किया था धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और उनकी एक पुस्तक थी अ पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना, अ पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी। और 1904 में उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत दिया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी यानी कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। प्राचीन समय में लेन देन का साधन था? तो प्राचीन काल में जो लेन देन का साधन था वो था आपका वस्तु विनिमय, सोने का सिक्का, मुद्रा या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में जो समय मतलब प्राचीन काल के समय में लेन देन का जो साधन था वो था दोस्तों आपका वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में क्या होता था कि एक वस्तु, अगर मुझे कोई वस्तु चाहिए तो मैं उसकी जगह पर कोई दूसरी वस्तु दूंगा और वो वाली वस्तु ले लूंगा। तो वस्तु विनिमय ही लेन देन का साधन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाले चरावाह जनजाति कौन है? तो पंजाब के पहाड़ी जो भाग में रहने वाली जो चरावाह जनजाति है वो है आपकी गुज्जर जाति दोस्तों, याद रखेंगे,
गुज्जर जाति पंजाब में रहने वाली चरावाहा जाति है, यानी कि जो गाय भैंसों को पालने वाले होते हैं, ठीक है ना, तो गुज्जर जनजाति है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला है आंध्र प्रदेश की चरावाहा जनजाति का नाम क्या है। तो आंध्र प्रदेश की चरावाहा जनजाति का नाम क्या है, भील, लगाड़िया, बकरवाल या जयंतिया। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की जो चरावाहा जो जनजाति है, ठीक है, उसे कहा जाता है लगाड़िया। लगाड़िया जो जनजाति है वो आंध्र प्रदेश की है और गुज्जर जो जनजाति है वो पंजाब की है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह पर स्थापित हुई। दोस्तों एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया कि भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी। 1854 ईस्वी में की गई थी और किस जगह पे की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है बम्बई, सूरत, बंगाल, मद्रास, ठीक है। तो ये बम्बई में की गई थी दोस्तों। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में किस स्थान पर स्थापित की गई थी, तो आप कहेंगे बंगाल में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी। जैसे आज तिरंगे झंडे वाले बीच वाली पट्टी में अशोक चक्र है दोस्तों, तो 1931 में किसे जगह दिया गया था। तो अशोक चक्र, चरखा, कमल या सिंह। तो दोस्तों 1931 में चरखे को बीच में रखा गया था, ठीक है ना। 1931 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तिरंगा झंडा था उसमें बीच वाली पट्टी में चरखा बनाया गया था, गांधी जी का चरखा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो पटोला, जामदारी, बंडाना या किस अन्य प्रकार की, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे। तो जो राजस्थान और गुजरात में जो शैली के कपड़े बनते हैं उसे बोलते हैं बंडाना दोस्तों, याद रखेंगे बंडाना। ये क्या होते हैं कि चटकदार गले से नीचे में पहने जाने वाले कपड़े होते हैं ये। तो चटकदार होते हैं गले के, वहाँ पर जैसे गुलूबंद टाइप का होता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते हैं, तो बंडाना शैली के कपड़े बनते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं बांधने वाले, यानी कि, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड मिंटो, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों 1857 की क्रांति में के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग क्या था, भारत का गवर्नर जनरल, या फिर उसके बाद वायसराय की पदवी मिली थी। तो लॉर्ड कैनिंग ही वायसराय भी बना था दोस्तों, ठीक है, पहला वायसराय भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी। तो कानपुर से जो विद्रोह की अगुवाई की थी दोस्तों, वो की थी आपका नाना साहेब ने। तो नाना साहेब ने कानपुर के विद्रोह की अगुवाई की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। तो 1857 के जो विद्रोह को जो जाना जाता है दोस्तों, वो यहाँ पर ऑप्शन है राष्ट्रीय आंदोलन, सिपाही विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम या बस्तर विद्रोह। तो दोस्तों 1857 की जो विद्रोह को जो नाम जाना जाता है, सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो नीलांबर और पीतांबर जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, वो ऑप्शन है यहाँ पर गढ़वा, पलामू, संताल परगना या हजारीबाग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पलामू, नीलांबर और पीतांबर झारखंड के प्रसिद्ध 1857 के स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने पलामू क्षेत्र से विद्रोह किया था दोस्तों, ठीक है, विद्रोह किया था झारखंड के पलामू क्षेत्र से। तो नीलांबर और पीतांबर इनको फांसी दी गई थी बाद में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो जोनाथन डंकन ने की थी, ठीक है, 1791 ईस्वी में। और कहाँ पर की थी, ऑप्शन है लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली या बनारस। तो जोनाथन डंकन ने हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी वो की थी दोस्तों आपका बनारस में की थी। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस तरीके के ही क्वेश्चन अब मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा कुछ टाइम तक, क्योंकि अभी ये कक्षा 8 की इतिहास की किताब से निकाला। इसी प्रकार से सिविक्स हो गया, अन्य विषय हो गए, उन पर भी मैं वीडियो कंटिन्यूअसली बनाता रहूँगा और आपके डायरेक्टली जो यूटेट है उसमें आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आई है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। आपका समय शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय।